specialized to control the weeds. Weeds are very menace the crop. More than 60-70%, even 100% crop is help due to the weeds. तो नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा हम हर्बिसाइड का बहुत सारा प्रयोग करते हैं, जो कम खर्चे कम समय में और कम लागत में जो है बीज को करीब 33-35 दिन तक जो उसका क्रिटिकल पीरियड है जिसमें बीज फ्री होना चाहिए फसल उसको कंट्रोल करता है। लेकिन अब उसका दूसरा की इफेक्ट भी हम बात करेंगे फर्टिलाइजर का और पेस्टिसाइड का, जिसको आप सब समझ रहे होंगे, जो कि इसमें पोल्यूशन हो रहा है और जो फूड चेन में हमारा बहुत सारा जहर जा रहा है, तो किस तरह से यूज करें उसको कैसे मिनिमाइज करें वो बात अलग इश्यूज है। लेकिन जो हमारा 65 में जो शास्त्री जी ने नारा किया था मंगलवार को एक दिन भूखा रहेंगे ये फूड के तहत जो है फूड मिलने का सप्लाई 3.55 मिलियन टन उत्पादन होता था। लेकिन फिर भी यहीं पर मैं बताना चाहूँगा उसमें हमारा जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो 70 ग्राम था, और इतना प्रोडक्शन बढ़ने के बाद भी आज 29-31 ग्राम जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी पल्सेस का ओनली टू द वर्किंग पॉपुलेशन जिस दर से बढ़ा है वो भी 4 गुना बढ़ा है, उसके कारण से हम बहुत सारा पर कैपिटा अवेलेबिलिटी में पीछे हो जाते हैं। और दूसरा परचेज पावर बहुत कम लोगों का, जैसे कि बताया गया था कि उनका परचेज पावर पर कैपिटा इनकम जो है वो भी बहुत अच्छा नहीं है। इस कारण जिसके पास है बहुत है, जिसके पास नहीं है वो अभी भी जो है जिसके लिए अभी बहुत अच्छा यहाँ कहना आपको अच्छा लगेगा कि 80 करोड़ आबादी में 5 किलो राशन जो भारत सरकार दे रहा है, और बहुत सारा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में बहुत सारा भुखमरी के लोगों का राज जो है फ्री में राशन दे रहा है। ये हमारे देश की स्थिति है। 2 दिन याद क्वांटम जंप इन द फूड 6 टाइम 6 गुना वृद्धि है और 2.5 गुना 3 गुना सभी में पर सेकंड रैंक नेक्स्ट इन द चाइना। आज वो साल है, आगे मैं डाटा बताऊंगा आपको, ये ब्रीफ में कर रहा था। The achievement has been possible due to the advent of higher variety hybrid seed expansion with irrigation, fertilizer and improved variety। ये 3 ऐसे कारक हैं जिसके कारण से जंप हुआ है। दूसरा इंस्टीट्यूशन का भी रोल है, इसका एक्सटेंशन जो है डिपार्टमेंट्स है जो है लाइक डिपार्टमेंट्स लाइक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फिशरीज और हॉर्टिकल्चर बहुत सारे से काम कर रहे हैं। मेजर यूनिवर्सिटी का भी है, बताऊंगा देश में जो कामयाबी है कैमरा बहुत सारे आया। कितनी यूनिवर्सिटी है, पहले क्या स्थिति था, एक यूनिवर्सिटी था वो बंद 1965 में, दूसरा सेकेंड यूनिवर्सिटी बना था जबलपुर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जहाँ से मैं पीजी किया हूँ जबलपुर। अब हमारे पास 65-66 यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर की पूरे अनडिवाइडेड छत्तीसगढ़ में एक यूनिवर्सिटी जयंती में था, वहाँ पर 7 कॉलेज थे। अब छत्तीसगढ़ में 3 यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी और वाल्मीकि विश्वविद्यालय जो महात्मा गांधी के नाम से है। तीसरी जो है दुर्ग में जो है कामधेनु विश्वविद्यालय डेयरी का 3 यूनिवर्सिटी है और टोटल 50-60 कॉलेज है छत्तीसगढ़ में। ये कामयाबी है, काफी कामयाबी का है। और सरगुजा संभाग में अब तो कितना मुश्किल है, एक कॉलेज था अंबिकापुर, अभी जो है बैकुंठपुर और शंकरगढ़ और प्रतापगढ़, दोनों कॉलेज हमारे यहाँ चल रहे हैं। अब उनका इसी साल से शुरू हुआ है। इसके बाद चिरमिरी कॉलेज खुलना है, खड़गवां में खुलना है, बलरामपुर में खुलना है, शंकरगढ़ का तो हमारे यहाँ चल ही रहा है। और सुनते हैं कि अभी 2-3 कॉलेज जसपुर में खुलना है, कुंकरी में 2 कॉलेज है, हॉर्टिकल्चर कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज है। टोटल छत्तीसगढ़ में करीब 40-50 हमारे कॉलेज हैं गवर्नमेंट के और 15-20 जो प्राइवेट कॉलेज। इस तरह से ये एग्रीकल्चर के आगे डिस्कस करूँगा। तो प्रिसीजन फार्मिंग की बात हो रही थी। प्रिसीजन फार्मिंग का मतलब है कि इनपुट का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट इंक्लूडिंग द बेसिक रिसोर्स ऑफ द सॉइल एंड वाटर। प्रीशियस जो है रिसोर्स सॉइल एंड वाटर, उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन विद इनपुट सप्लाई लाइक पेस्टिसाइड, एग्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर। इसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन है व्हेन हाउ टू अप्लाई दीज इनपुट्स वेरी प्रिसाइजली जो है किसी तरह। दूसरा इसी में बात में करूँगा कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का, ये बड़ा साथ एग्रीकल्चर का इसी का नया रूप है कि जहाँ पर हमको जरूरत है वहीं उस चीज़ को करें, जैसे कि सॉइल का वाटर का मिनिमम जो है डिग्रेडेशन हो और उसका लॉन्ग रन में सस्टेनेबल सब इसी में जुड़ जाता है कि सस्टेनेबिलिटी हो, लंबे समय तक हमको उत्पादन उसी स्तर का मिलता रहे, दैट इज द सस्टेनेबिलिटी। जैसा हमारा जमीन आज स्वास्थ्य विभाग का हो उसके लिए बहुत सारे कामयाबी हासिल हुआ है। जहाँ हम फर्टिलाइजर की बात करें तो वहीं हम करें इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ द अदर ऑर्गेनिक, जैसे कि पहले होता था ग्रीन मैन्योरिंग और उसके बाद ग्रीन मैन्योरिंग सने ढींचा का उपयोग ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसके हम प्रचार करते हैं। पहले ही होता था गोबर खाद डालते थे, अब इंडिया वर्मी कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योरिंग की
किसानों को जागरूकता दिया जा रहा है। हालांकि सब प्रकार के किसान जानते भी नहीं है। यदि अपन बात करते हैं ग्रीन मैन्योरिंग का तो नहीं जानते हैं, सन बोलते हैं तो जानते हैं, क्योंकि सन का रस्सी वगैरह बनाते हैं। और ग्रीन मैन्योरिंग जो बहुत गवर्नमेंट प्रयास कर रहा है, फ्री में जो है बीज वगैरह सप्लाई किया जाता है, लेकिन बहुत सारे किसान इस बात को नहीं, यही सब वीकनेस है कि कैसे हमारा जमीन मजबूत होगा। अब मैं आता हूँ एक कुछ डाटा आपको दूंगा। और जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, मतलब 1945-47 में, तो गेहूं का खेती हम केवल 9-10 मिलियन हेक्टेयर में करते थे, 9-10 मिलियन। और आज करीब 30 मिलियन हेक्टेयर में हमारे गेहूं की खेती होता है। 3 गुना गेहूं का रकबा बढ़ा है। ये क्यों बढ़ा है? गेहूं की खेती हम जानते हैं कि रबी मौसम में होता है, और रबी मौसम में जो सिंचाई का साधन जो है होगा तो ही आदमी किसान गेहूँ बोएगा। रेनफेड में गेहूँ बोना, बहुत सारी ऐसी वैरायटी डेवलप है जो कम पानी में टाल भूमि से उत्पादन देती है, लेकिन उत्पादन कम होता है। इसलिए जो हाईली वैरायटी, ड्वार्फ वैरायटी, जिसका मैं नाम ले रहा था कि ग्रीन रिवोल्यूशन में यानी बोरलाग और हमें स्वामित्व के पौधे को छोटा किया गया, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी इरिगेशन फर्टिलाइजर एंड पोटेंशियल उनका उससे 2.5-3 गुना ज़्यादा था, इन कंपनी को टाल है। तो 3 गुना जो है एरिया भी बढ़ा है, करीब 29 मिलियन हेक्टेयर एरिया बढ़ा है गेहूँ का। उत्पादन जो है 1946-47 में 7 मिलियन टन था। इस समय 103 जो है 18-19 का है। और जो कि मैं बता रहा था कि अभी जो नया एस्टीमेट आया सर्वे का 116 मिलियन टन जो गेहूँ साल होगा। दूसरा एक बहुत अच्छा मेजरमेंट होता है प्रोडक्टिविटी का। प्रोडक्टिविटी से मतलब है कि टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एरिया। किसी को जज करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि प्रोडक्टिविटी में क्या इजाफा होगा। तो पहले जो 6-7 कुंटल पैदावार एक हेक्टेयर जमीन से होता था, 6.69 मतलब 7 कुंटल पर हेक्टेयर, वो आज बढ़ के जो है 35 कुंटल पर हेक्टेयर एवरेज प्रोडक्शन। हालांकि अभी पंजाब में 40-45 कुंटल है, लेकिन ओवरऑल कंट्री का जो एवरेज है गेहूँ में भी 35 कुंटल उत्पादन होना 18-19 का होता था। अभी हो सकता है कि डेटा इस साल का और बढ़े। तो प्रोडक्टिव पर यूनिट एरिया जो प्रोडक्शन को दर्शाता है, इसमें भी करीब 6 गुना का वृद्धि है। टोटल में बता रहा हूँ कि सीरियल्स में जो है 6 टाइम्स जो है इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन। अब स्टेटस जो पूरा जो है बिफोर इंडिपेंडेंस मुगल राज में कैसे खेती का विकास हुआ, इसको यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। मैं इसको बहुत साफ करते हुए जो है वैदिक पीरियड में क्या था हमारे पास डाटा मैंने सर्वे सब किया था, फोटो कॉपी भी कराया जो है, तो उसको जो है भाग कम है। तो टोटल कुछ जो है एलाइट सेक्टर जो होते हैं एग्रीकल्चर के, एग्रीकल्चर का एलाइट सेक्टर मतलब जो क्रॉपिंग सिस्टम हमारा फसल उत्पादन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर होता है। क्रॉपिंग सिस्टम है जिसमें हम फसल उत्पादन करते हैं, सीरियल, पल्सेस एंड ऑयलसीड, शुगर क्रॉप, कॉटन। इसके अलावा जो वेजिटेबल, हार्टिकल्चरल क्रॉप्स है, मिल्क है, एग्स है, ये थोड़ा एलाइट सेक्टर के हैं, लेकिन सबका डाटा मेरे पास है। 1950-51 में जैसे मैं बता रहा था 51 मिलियन टन उत्पादन था, 21-22 में 314, जो 6.2 टाइम्स ज़्यादा था। इसी तरह से वेजिटेबल फ्रूट्स का जो 1950-51 में 25 मिलियन टन उत्पादन था, 333 मिलियन टन जो है 21-22 का है, जो कि 13 गुना ज़्यादा था। वेजिटेबल सेक्टर भारतीय बड़ा निगलेक्टेड एरिया था, लेकिन आपने देखा होगा कि जो है बहुत ज़्यादा हाइब्रिड ज़्यादा कमाल किया है वेजिटेबल्स में। वेजिटेबल्स में तो पहले लौकी बहुत बड़ी बड़ी होती थी, लौकी की साइज छोटी होगी, नंबर ऑफ फ्रूट्स ज़्यादा हो गए। तो इस तरह से वेजिटेबल में 13 गुना वृद्धि हुआ है। ये निगलेक्टेड एरिया था, इसमें कम अभी 21-22 के बाद करीब इसी सेंचुरी से लास्ट ये पिछली सेंचुरी के 1990 के बाद वेजिटेबल पर ज़्यादा काम हुआ, जिसका रिजल्ट है कि इसमें 13 गुना वृद्धि हुआ है, जो कि बहुत जरूरी है हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से जो है। इसी तरह से दूध उत्पादन जो है 1950 में 17 मिलियन टन था, जो कि 210 मिलियन टन 21-22 का डाटा है। इसमें भी 12 गुना वृद्धि हुआ है। ये भी सीधे बताता है कि देसी गाय थी जिनका उत्पादन कम था। अभी मैं 10 साल पहले जब इसी सिस्टम में काम कर रहा था, एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम रिसर्च है IFSR, मैं उसमें काम किया। 2-3 साल भारत सरकार का प्रोजेक्ट था, तो उसमें
मैं यहाँ पे 1.5 साल था, इसके बाद मैं कवर्धा गया था। तो कवर्धा में वहाँ का जो डाटा एनालिसिस किया था उसका सेंटर जो है मोदीपुरम में एक सर्वे करने का था। वो 4 ब्लॉक है, कवर्धा जिला में है, खंडरिया, सहसपुर, कहारा, कवर्धा, ऐसे थोड़े थे। तो मैं एक दिन में 4 ब्लॉक में 2-3 दिन पूरा सर्वे किया था। उसी समय जो है मिल्क की बात आई थी, तो मैं देखा था कि जानवरों का उत्पादन जो है दूध का, गाय का करीब 200 ग्राम पर डे है, 200 ग्राम, बहुत कम है। इसका मेन कारण नहीं था कि देसी गाय और उनका जो है खिलाने पिलाने का जो तरीका था, एक नस्ल का था ब्रीडिंग फीडिंग, और जो रखते थे वो बहुत पुअर कंडीशन का था। अभी भी यहाँ भी सतपुरा में भी आपको देखा होगा कि जहाँ पुआल का हिप लगा रहता है, उन जानवरों को बांध देते हैं, वही बिना काटे पीटे उसी खाते रहते हैं, तो वहीं पर गोबर करते हैं। तो रिसाइकलिंग कहाँ से होगा? गोबर जहाँ जानवरों को छोड़ देते हैं जंगलों में जो है, तो ये भी एक बड़ा कंस्टेंट है डबल क्रॉपिंग। जिसके पास सिंचाई का साधन है वो दूसरी फसल लगाता है, लेकिन स्ट्रे कैटेगरी भी एक बड़ा कंस्टेंट है, तो ही फसल डबल क्रॉपिंग है। इस पर बड़ा फोकस होता है, कंस्टेंट है कि कैसे उत्पादन बढ़े। तो बहुत अब तो खैर कम हो गया कि ज़्यादा किसान खेती कर रहे हैं, सिंचाई का साधन बढ़ रहा है, तो लोग जानवर को बांधने लगे हैं, लेकिन खिलाने का तरीका अभी तो कमजोर है। तो मैं जब कोई सर्वे का था, लेकिन मैं पूरा सर्वे का है रिपोर्ट बना के गया था मोदीपुरम, वो वहाँ पर जो इसके पूरे डायरेक्टर थे वो तो बोले कि मैं तो यहाँ वर्कशॉप बुला कर रिहर्सल करने के लिए आप पूरा ब्लॉक का स्टडी करके आए। तो मैंने उनको बोला था कि साहब ऐसा है कि वहाँ जानवरों की स्थिति बड़ी खराब है और उसको कुट्टी काट के नहीं खिलाते हैं, इसी खिलाते हैं। तो पहले तो वहाँ एक काम होना चाहिए कि कुट्टी का चारा काटने का मशीन लेना चाहिए। तो बोले उसको गवर्नमेंट से बात करो, हम बात नहीं करेंगे, आप करो। तो ये बात है 2009 में। तो उनको कुट्टी काटने का मशीन, चारा काटने का मशीन गवर्नमेंट में एड हुआ और ब्रीडिंग प्रोग्राम तो चल ही रहा था। जैसे कि यहाँ पर फीजर का, जर्सी का नस्ल सुधार हुआ, दूध का उत्पादन बढ़ा है। तो ये ओवरऑल कंट्री में दूध का उत्पादन अंडा जो है 1.8 बिलियन है, नंबर है 1.8 बिलियन 1950 में। अब 122 मिलियन अंडा का उत्पादन हो रहा है। ये इतना ज़्यादा जंप है, करीब 68 टाइम्स ज़्यादा है। 1.8 बिलियन जो 85-51 में अंडा होता था, 122 मिलियन अंडा हुआ। सबसे ज़्यादा इसमें अंडे में जो है, जैसे अब बहुत विधि थे कि पहले अंडा का ठेला बहुत कम था और बहुत सारे अंडे के ठेले हो गए। हमें बचपन में याद है कि हम भी एक बार मुर्गी पालन की, घर में कुछ मुर्गी रखे थे, हमारे बाबा बहुत नाराज हुए थे कि मुर्गी पाल रहा है, तो एक शौक हो गया था। तो घर के बगल में एक छोटा सा ऊंचा का बना के उसी छोटा सा दरवाजा, उसी को तो देसी मुर्गी तो साल भर में 30-35 अंडा देती थी। अब मैं जब जबलपुर में पढ़ रहा था, वहाँ का डेटा मेरे को याद है। ये जो वहाँ पर उनका नाम तो भूल रहा हूँ, जवाहर करके सब था मुर्गी है, उसका 265 जो है अंडा था, उत्पादन था एक साल का 265। और जहाँ देसी मुर्गी जो है 30-32 अंडा देती है साल में, इसके बाद कुड़ुक हो जाती है, कुड़ुक होते हैं ना, ड्राई हो जाती है। तो उसी तरह से देसी गाय जो है वही 5-6 महीना के बाद दूध देना ड्राई हो जाती है। उनका 8-9 महीना तक इवेंट जो है, बहुत सारे जो है ये अपना जर्सी गाय है, वो जर्सी गाय को लोग धूते धूते जब बछड़ा देने का होता है 15-20 दिन पहले छोड़ देते हैं, उनका लैक्टेशन पीरियड ही बढ़ा है। ये सब इसके पीछे रीजन है, यही कामयाबी है जो मैं बार बार कहूँगा कि सब्जेक्ट जो दिए हैं पीयूष पांडे साहब, बड़ा बढ़िया एग्रीकल्चर किया, हमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। हम तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पाएंगे, बहुत पढ़ना छोटी में आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से मछली जो है 0.8 मिलियन टन था, वो 14.2 मिलियन टन हो गया। ये भी 17 गुना बढ़ गया, 17 गुना। जो नेट एरिया था खेती करने वाला 100, इसे पूरा रखवा 350 मिलियन हेक्टेयर जियोग्राफिकल एरिया है, इसमें 143 मिलियन हेक्टेयर प्रोजेक्ट में एरिया है। तो करीब उसी के अराउंड अभी कुछ कम हो गया है। 143 मिलियन जो है हेक्टेयर जो कल्टिवेटेड एरिया था, अब एरिया जो 139 है, हमारे डाटा में 23-22 का 140 मिलियन हेक्टेयर दिया है, इसमें खेती हो रहा है। इसका सीधा कारण है कि जैसे जैसे जो है डिवीजन हो रहा है, बहुत सारा नए जिले बन रहे हैं, प्ले ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर रोडवेज, तो कल्टिवेटेड एरिया
का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण होने से अराउंड शहर जो है तो उसका कल्टिवेटेड एरिया कम हो रहा है लेकिन उत्पादन बढ़ रहा है। ये मेरा मानना है। और ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में मैं नहीं बोलूँगा किसने शुरू किया क्या किया, लेकिन थोड़ा सा नाम देना जरूरी है। डॉक्टर डार्मन बोरलाग, ये जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, हमारे देश में चीन से आया। इसके बाद बहुत सारा काम हुआ 1965-70 में। तो ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के देख रेख में IRI से शुरू हुआ, बाकी स्टेट गवर्नमेंट में भी शुरू हुआ, फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटी में काम हुआ, जिसके कारण से हम लोग की पहली बीज वहीं से आया था। हमें याद है कि 1968-69 में जो है जो कल्याण सोनालिका लर्मा रोजू गेहूँ आया था, थोड़ा सा लाल था, इसके बाद सर्वोदय विवाद हुआ। उसको बोने का तरीका यूरोपियन मेथड से था। एक बांस का डंडा बीच में लगा था, उसमें टूटी बनी हुई, जैसे हम लोग ये लौकी वगैरह होते हैं ना, वाइडर स्पेस क्राफ्ट को जो है जगह जगह होल्स करके इसमें बीज डालते हैं, उसी आदि ये है क्योंकि वाइडर स्पेस क्राफ्ट उसमें बोने का तरीका वही है, होल्स करके एक जगह बीज को इस बार ड्रिलिंग करते हैं सीड्स का। उसी तरह से गेहूँ की बुआई जो है वो डिबलर से होता है, डिबलर में छट करते हैं। उसे एक दाना एक जगह में गिराना था, पूरी थोड़ा ज़्यादा रखते थे क्योंकि बीज बहुत कम था, बड़ा कास्टली मटेरियल था। जो शुरू में जो आया था लीडर से धीरे धीरे मल्टीप्लिकेशन हुआ, बीज की आज बहुत सारा सीड हो गया, सरप्लस में है। मेरा मतलब थोड़ा सा बताना था आपको यहाँ। दूसरा व्हाइट रेवोल्यूशन के बर्गिश कुरियन साहब शब्दांतों में आनंद में गुजरात से शुरू हुआ, बहुत कॉपरेटिव सोसाइटी है, हर जगह इनका पाउडर और मिल्क घी सब मिल रहा है जो है। येलो रिवोल्यूशन इंडिकेट्स द रेड सीड एंड मस्टर्ड। ये जो जितने आज सीड क्राफ्ट है इसको इसमें भी बहुत सारा सफलता मिली है, बहुत सारा चीज़ बताना था। इसका जो है 10.8 मिलियन टन उत्पादन 85-86 में था, 10 मिलियन टन, जो कि अब 24-25 मिलियन टन हो गया 98 तो सेंचुरी 20वीं शताब्दी में। अब करीब 25-26 मिलियन टन पहुँच रहे हैं। फिर भी हमको बाहर से तेल मंगाना पड़ता है, पाम ऑयल नहीं जाता। और यूक्रेन का जब लड़ाई शुरू हो गया इसलिए थोड़ा सा रेट बढ़ गया, क्योंकि सोयाबीन सबसे ज़्यादा विश्व में जो है यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया में से है। ये जो है आज सिस्टम में बहुत सारा पैसा हमको लगाना पड़ता है, बाहर से मंगाना पड़ता है। रेनबो रिवोल्यूशन एक नया एरिया है, मल्टीपल कलर्स जो है ऑफ द रेनबो रिवोल्यूशन इंडिकेट द मल्टीपल हार्ट ट्रेडिशन ग्रीन सब आ गया, फूड ग्रेन्स, व्हाइट मिल्क, येलो रिवोल्यूशन इंडिकेट्स फॉर द ऑयल, ब्लू रिवोल्यूशन फॉर द फिशरीज, गोल्डन रिवोल्यूशन फॉर द फ्रूट्स, सिल्वर रिवोल्यूशन फॉर द एग्स, ब्राउन रिवोल्यूशन फॉर पोटैटो, पिंक रिवोल्यूशन इंडिकेट्स मीट, ग्रे रिवोल्यूशन फॉर द फर्टिलाइजर and so on. Thus, the concept of rainbow revolution is in integrated development of the crop cultivation, horticulture, forestry, fisheries, poultry, animal husbandry, and the food processing industries. इसका भी एक इंस्टीट्यूट खुलने वाला है शायद जसपुर में, फूड प्रोसेसिंग का, शायद अगले साल से खुल जाएगा। अब वर्ल्ड वाइड जो है एग्रीकल्चर का क्या शेड्यूल है, विकास है, इसको मैं छोड़ देता हूँ जो है। एग्रीकल्चर रिसोर्सेज एंड इट्स यूटिलाइजेशन, इसमें मैं जो हेडिंग बोलूँगा ज़्यादा समय नहीं है। एलिजिबिलिटी ऑफ वेरिएबल लैंड 2018 से 27 मिलियन एकड़ था, 140 मिलियन टन हो गया। जमीन जो है कल्टिवेटेड एरेबल क्रॉप्स, एरेबल कल्टिवेशन मतलब जहाँ हम टीलेज ऑपरेशन करके बुआई जुताई करते हैं उसको एरेबल बोलते हैं जो है, तो उसका रकबा थोड़ा घटा हुआ है। यदि हम टोटल एग्रीकल्चर लैंड यूज पैटर्न ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ देखें, छत्तीसगढ़ का मैं छोड़ दूंगा, तो टोटल जियोग्राफिकल एरिया जिसकी मैं बात कर रहा था उसमें कुल था 328.73 मिलियन है, मिलियन हेक्टर। 1950-51 में अभी भी उसी के पास रहेगा, उसी के आसपास रहेगा। ये जियोग्राफिकल एरिया नहीं घटेगा, ठीक है ना। घटेगा तो दिक्कत हो जाएगा। शायद कभी कभी सुनता हूँ कुछ जो है वो चाइना अंदर कुछ कब्जा किया है, लेकिन अभी से अंतर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कुछ सच तो है इसमें, कब्जा कर रहा है, लेकिन हमको डाटा जो है थोड़ा सा बढ़े बता रहा है। 10 फ्रैक्शन में बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया जो है 14% था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जो करीब जो है 23 पॉइंट समथिंग है परसेंट में है। होना कितना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। 31% के फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, जो कि अपना पॉलिसी में है, तो ठीक है। 24 अभी भी है, अभी डाटा कितना रिलायबल है, कितना डिफॉरेस्टेशन हुआ है।
देखिए जो डाटा इस पर विश्वास करना होगा, डाटा पर विश्वास करना क्यों, डाटा जो प्लानिंग बनती है और डाटा जो है नियर टू प्रिसाइज होता है, एक्यूरेट तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन डाटा करीब करीब इस पर ही विश्वास करना होगा। जैसा कि हम देखते हैं सही है, ऐसा नहीं है कि सब डाटा जो फर्जी होती है। आजकल तो रिसर्च भी डाटा फर्जी हो रहे हैं, जो है उनके काम नहीं कर रहे हैं, डाटा बैठे बैठे बना रहे हैं, गूगल को मिल जाता था डाटा, हमारे साथ ही हो रहा है। डाटा चेक होते थे, दिन भर हम लोग खेत में खड़े रहते थे, उस पर डाटा में वेरिएशन भी करते थे और उसी हिसाब से लिटरेचर की बेसिक कैसे होती है। ये वीडियो है, हर 4 महीने बाद 4 महीने वाले हैं, ऐसा नहीं कि मैं बहुत दिन से बोलता हूँ, बात सबके सामने रखता हूँ कि बोगस रिसर्च हो रहा है। जो रिसर्च हम लोग क्या है, दिन 6-7 घंटे खेत पर रहते थे, नौकरी में 7 घंटा तक खेत पर, इसलिए मैं बोलता हूँ, हमको जानने वाले जानते हैं। और मैंने रिसर्च पेपर जो अपनी पेपर है सेक्रेटरी से 6 डालते मेरा पेपर नहीं हुआ, इधर नहीं कहते कि हमारा नाम डाल कहीं उसके बारे में नहीं जानते, अपना नाम क्यों डाला, क्योंकि हमारा जो प्रोफेसर का कहता था यदि नाम डाल दे तो कुछ जाएगा, गलत हो जाएगा, उसे माइनस मार्किंग हो रहा है, जिसको जानते नहीं उसको क्यों वहाँ डालते हैं, सबको कह रहे थे हमने तो ऐसा किया है। तो आ रहा उस पर बीच में छोड़ देता हूँ। क्राफ्टिंग इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट चीज है, उस समय 111% था और इस समय 150% है। क्राफ्टिंग इंटेंसिटी जाना जरूरी है। देखिए आज़ादी के समय जो है केवल 11% एरिया में डबल क्रॉपिंग होता है, मतलब खरीफ जो है मानसून की सीजन में जो 100% तो फसल लगाया जाएगा, मानसून सीजन में नहीं लगाया तो कौन सी जीवा पालन होगा, लेकिन क्या डबल क्रॉपिंग मात्र 11% एरिया था, ओनली टू द लाइक ऑफ द इरिगेशन। तो ये बड़ा विशेष मटेरियल है इरिगेशन, इसको कहा जाता है लिक्विड गोल्ड, जो वाटर है दैट इज लिक्विड गोल्ड। यदि पानी है तभी सोना है, सोना धरती से उगलता है, आलू से नहीं होता है, लेकिन सोना से जो है जमीन से सोना उगलता है, ठीक है। अब उसको कहाँ से होता है, सोना मतलब यही है कि यदि आप खेती करेंगे तो पैसा मिलेगा, उसको बाजार से सोना खरीद सकते हैं। ये डाटा जो है वो 19-20 का है 151%, ये बढ़ेगा नहीं क्योंकि ये सिंचाई के काम से बढ़ता है। तो मेरा कहने का मतलब कि जो है क्रॉप एरिया डिवाइडेड बाय द नेट कल्टीवेटेड एरिया विल गेट द फिगर ऑफ द क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ये फसल की सघनता को बताता है। और छत्तीसगढ़ का भी 136-37% है, मतलब यहाँ का भी 40% 60% से ज़्यादा एरिया जो है खरीफ रबी सीजन में खाली है, ये शो करता है। ये डबल क्रॉपिंग के लिए जो है होगा तो प्रोडक्शन बढ़ाने का और चांस है, लेकिन चांस इसलिए नहीं है कि इरिगेशन को बढ़ाने इतना आसान नहीं है, तो आसान नहीं है, लेकिन जो कामयाबी है ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर के थ्रू जो है वी कैन इंक्रीज द वाटर यूटिलाइजेशन बाय 3-4 टाइम्स। जो फ्लड इरिगेशन से साथ साथ में सब चीज़ को कवर कर रहा है, लेकिन करके नहीं कि जो सबसे ज़्यादा उत्पादन बढ़ाने का जो है हमारा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट हुआ वो ओनली डिपेंड अपॉन द इरिगेशन प्रोसेस, और उसको बढ़ाने के लिए हम बहुत ज़्यादा पानी का रकबा नहीं बढ़ा सकते कि वाटर डैम वगैरह तो सब बने हुए हैं, तो सरकस से रहने बाद फाल हो रहा है, पानी बहुत ज़्यादा बरसता है, लेकिन बहुत सारा पानी उसका बढ़ जाता है, कभी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि नीचे इंफिल्ट्रेशन न होकर पानी करारा हो जाता है, जो कहीं बाढ़ को रूप ले लेता है, कमी हो जाता है। और जो अनसर्टेनिटी ऑफ रेंज जो है, रेंज भी कई तरह का रेंज टेम्पल ऑफ मानसून का रेंज जो है, एक तो सही समय पर मानसून का आना, सही समय पर मानसून का आना और मानसून का बीच में विद्रोह, इरेटिक मानसून बोलते हैं। ये जो पीरियड ड्राई स्पेल होता है फसल को नुकसान कर देता है, फिर यदि पानी आता है तो फसल अपना पूरा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। लेट मानसून का आना, लेट जाना, ये भी एक दिक्कत है कि लेट खेती होने से भी आप जितना उत्पादन नहीं मिल सकता है। एक नॉर्मल जो रेंज होता है, यदि नॉर्मल रेंज जो है 3-4 साल के बाद 1 साल होता है, जिसमें हम खरीफ की फसल जो है सुनिश्चित रूप से जो है दे पाते हैं। ये जो टेम्पल ऑफ मानसून करते हैं, मानसून अपने शहर में उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये जो है बीआरटी की स्टेज में आता है, तो मानसून का लेट आना नहीं आना फास्ट होना होगा, ये सब है इसके, जिसमें इंसेक्ट जैसे डिजीज है। इवन में जो सबसे पहले बोला था वीड्स भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम करते हैं, और करीब 33% रिडक्शन टोटल ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो 33% रिडक्शन होता है हमारे अनाज का ड्यू टू द वीड्स। यदि आप वीड्स नहीं निकालते हैं, मैं उससे संबंधित भी हूँ, तो औसत दूसरा 15-17% जो है दोनों मिला दिया जाए तो 30-32% दोनों मिला के इंसेक्ट डिजीज का है। रोडेंट चूहा भी 6-7% तक फूड बीन्स को खा जाते हैं, करीब 2,000 करोड़ रुपये का एनिमल नुकसान करते हैं ये जो पेस्ट।
खत्म कर देता हूँ। देखिए, वो तो बता ही दिया था कि टीचिंग रिसर्च और एक्सटेंशन 3 जवाबदेही है हम लोगों का। तो टीचिंग के लिए बता दिया था कि देश में 64-65 यूनिवर्सिटी हो गई है, कॉलेज की संख्या तो 10-15 हज़ार होगा पूरे ग्लोबल कंट्री लेवल पर। और एक्सटेंशन एजेंसी जो ICAR की भारत सरकार की है वो 731 के भी है, ये बढ़ा होगा, 750 के लगभग हो गया होगा। क्योंकि हम सरगुजा की बात करें संभाग की, तो बैतूलपुर में कृषि विज्ञान केंद्र है, अंबिकापुर का कृषि विज्ञान केंद्र नरेंद्र रोड 5-6 किलोमीटर पर है। इसके बाद बलरामपुर में कृषि विज्ञान केंद्र है, सीतापुर में कृषि विज्ञान केंद्र है, और जसपुर वाला केवी के जसपुर और पत्थरगांव के बीच में है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, छोटी जगह है, वहाँ भी कृषि विज्ञान केंद्र है। सूरत की बात चल रही है, कहने के बाद भारत सरकार जो एक्सटेंशन प्रचार ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए एक कृषि विज्ञान केंद्र हर जगह खोला हुआ है। जो टोटल उसका पैसा फाइनेंस होता है ICAR भारत सरकार करती है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च देती है, हालांकि वो हम लोग भी पैसा देते हैं, हम लोग कम देते हैं, और टोटली उनका एक्सपेंडिचर जो है सैलरी भी देते हैं। इस तरह से एक ही एजेंसी है, साइड बाई साइड जो है जो हर स्टेट का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो भी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, बूथ लेवल पर RDO से लेकर ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, डायरेक्टर बैंका भी चेंज बना हुआ है, जो सेंट्रल एजेंसी करते हैं। लाइक वाइज जो है हॉर्टिकल्चर भी सिस्टम बना हुआ है, एनिमल साइंस का भी बना हुआ है, औषधालय वगैरह है, पशु चिकित्सालय जो है, फिशरीज का डिपार्टमेंट है, असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल का है हमारी जिला पर, और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डिप्टी डायरेक्टर लेवल का है। ये एजेंसी जो है और RDO जो किसी जुड़े हुए सीधे जो है गाँव लेवल पर रहते हैं, 2-4 गाँव मिलाकर। ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर काम कृषि विज्ञान केंद्र करा है, जिसमें बहुत सफलता मिल रही है। यदि आप देखेंगे यहाँ पर सारा यूनिट है, जो मैं IFS की बात कर रहा था, IFS मतलब इंटीग्रेशन ऑफ अदर इंटरप्राइजेज विद क्रॉपिंग सिस्टम जो है, तो क्रॉपिंग सिस्टम कोई भी किसान, आप जानते हो किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, ये 70-80% भी आपकी खेती करता है। खेती करता है मतलब पल्सेस, ऑइलसीड और सीरियल्स क्रॉप लगाता है, इस टाइप फूड क्रॉप राइस भी। इसका 10 मिलियन हेक्टेयर जो है एरिया, 10.something मिलियन राइस सिस्टम की होता है। हालांकि धान बताया था 30 मिलियन गेहूँ लगता है, 43 मिलियन हेक्टेयर में जो है धान लगता है, लेकिन राइस मिल जो क्रॉपिंग सिस्टम है 11 मिलियन 10.something 11 मिलियन हेक्टेयर में राइस लगता है। इस तरह से करने का मतलब कि मेजर है। इसके बाद सब्जी लगाता है, सब कुछ लगाता है। 2-4% एरिया जो है उसमें लगाता है प्लांटेशन क्रॉप के लिए, जैसे मैंगो, लीची, 2-4%। पानी ज़्यादा लगाता है तो बीजू का बहुत बड़े होते हैं, उसमें बहुत वैरायटी आ गई है, तो हाथ से तोड़ने वाला फल आ गया। कटिंग वटिंग करने के लिए एक नई चीज़ बताऊँ कि मैंने खुद लगाया अपने फार्म पर, कि जो प्लांटेशन क्रॉप 10x10 मीटर पर लगते थे, 10x10 मीटर आमों को लगता है ना, कमी ना बीजू आम को बहुत ज़्यादा जगह चाहिए। बीजू तो खत्म हो गए सर, बहुत नहीं लेयर मिलेंगे, सड़क किनारे पर मिलेंगे, जो बहुत बड़ा किसान होगा किसान बीजू आम रखा होगा, क्योंकि लकड़ी कोई काटने काम आता था, शादी ब्याह सब कट गए, पर ऐसा नहीं था, बीजू आम कट गए और जमीन कम होने से लैंड कोई डे बाई डे पर क्या जो आज़ादी की समय 0.16 मिलियन हेक्टर 0.16 हेक्टर पर कैपिटा लैंड था, 0.08 पर हेक्टर जमीन हो गया। वो आधा से भी ज़्यादा कम जमीन उपलब्ध हो रहा है पॉपुलेशन। तो ये जो है जो कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि हम अपना जमीन जो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप लगाएं, ये बहुत ज़्यादा चैलेंज है साइंटिस्ट के लिए। तो मैं हमारे भाई सांसद एक बार वहाँ बैतूलपुर में थे, तो किसान तो हमारा जो ADP का इंचार्ज था 10x10 फार्म लगाया है। तो चूँकि मैं IFS में काम कर लिया था, उसमें अपने कोई जानकारी मिला था, डिस्कशन है कि साहब ये कौन आम लगाएगा 10x10 के, किसान के पास खेती के लिए गेहूँ धान की जमीन नहीं है, अब आम नहीं खाएगा तो ही काम चल जाएगा। आम जो है न्यूट्रिशियल सवाल फूड से रोटी का नहीं है, न्यूट्रिशनल से रोटी को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्टों ने काम किया। इस चीज़ को मैं जानता था कि आसाम वगैरह में बात चल रही थी इस तरह का, क्योंकि प्रोजेक्ट में था। मैंने बिजली साहब से कहा कि सर एक फूट लगवा दीजिए, इसके बीच में लगवा दीजिए, तो 10x10 वाला यहाँ वाले टुकड़ा उखाड़ के इसके बीच में लगवा दीजिए। और उनके भी दिमाग में स्ट्राइक किया कि भाई सांसद है, थोड़ा जाते होंगे, तो मतलब कहने का 5x20 मीटर, भाई 5 मीटर और रोड 20 मीटर। नंबर ऑफ प्लांट रिमेन सेम, जितना 10x10 पर लगेगा 5x20 पर उतने पौधे हम, वो पौधों की साइज छोटी होगी तो आपको दवाई डालने में, तोड़ने में, मेंटेनेंस करने में ईजी होगा। और जो 20 मीटर जगह बचेगा उसमें आप गेहूँ धान और चना मटर मसूर की खेती करें। ये मॉडल हमारे है। संजीव झा साहब कलेक्टर थे, बहुत खुश थे इसको
लग रहा है। हालांकि मिस क्रॉपिंग में कहीं कहीं आप जो है बहुत एडवांस किसान होंगे, 9 लाइन के बाद एक लाइन सरसों लगाना चाहिए। और मिस क्रॉपिंग होगा तो स्प्रेड होगा तो बहुत दिक्कत होगा, कंपटीशन ज़्यादा होगा, गेहूँ को सरसों के नजदीक होगा, सरसों भी कमजोर हो सकता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा सरसों को काटने में। यदि गेहूँ सरसों एक साथ आप काट देंगे तो थ्रेसिंग करने में गेहूँ के साथ सरसों उड़ जाएगा। टाइम इज ओवर, थैंक यू। टाइम करवाना कंट्रोल आदमी, जैसे आपने ओवर किया, मैंने ओवर किया। सभी लोगों को धन्यवाद, श्रोता दर्शक आप सभी लोगों को धन्यवाद सर। समय सही विषय समय ही हम लोगों के पास कभी कम पड़ जाता है। आप सर क्योंकि कृषि के विशेषज्ञ हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, आप इसे बहुत और भी अनेक तरीकों से इसे और भी रख सकते थे। समय के कारण, अभाव के कारण आपने अपना आंकड़ा प्रस्तुत भी नहीं किया। कृषि अनेक चुनौतियों का सामना कर भी रहा है और कृषि में हम बहुत ही उत्साहवर्धक विकास प्राप्त किए हैं। हमारे अगले इस सत्र के अगले वक्ता डॉक्टर अखिलेश द्विवेदी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वह अपना विषय भारत एक अपरिहार्य सामूहिक साझेदार विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। धन्यवाद। सर, सम्मानित मंच उपस्थित आज के सेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय श्रीवास्तव सर, सरगुजा विश्वविद्यालय डीन। हमारे साथ पैनलिस्ट के रूप में प्रोफेसर वीके सिंह सर, जो कृषि विश्वविद्यालय के डीन हैं। इसके अलावा हमारे बड़े भाई रामदीकर पांडे जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी सम्मानित मित्र, हमारे वरिष्ठ सीनियर और बच्चों। ये जो पूरा सेमिनार 2 दिन से एक प्रतिभागी के रूप में मैं सुनता रहा और आज जाके राजनीति विज्ञान पर बोलने के लिए मुझे भी अवसर मिला। कल भी कुछ राजनीति विज्ञान के हमारे वरिष्ठ लोग यहाँ बोलने आए थे। इस सेमिनार का ब्यूटी ये है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में जितने भी आयाम हैं उन सब को इसमें सम्मिलित करने की कोशिश किया गया, लेकिन उसमें एक दूसरा रूप हमें ये भी देखने को मिला कि एक ऐसा खेल होता रहा जिसमें हर अलग अलग विधा के खिलाड़ी अपना अपना गेम खेलते रहे। यहाँ पर जिनको आपस में लिंक करना, समझना, ये श्रोताओं के ऊपर है कि वो कितना उस बात को समझ पा रहे हैं। हम अपने मूल विषय पर आते हैं। जो हमें विषय दिया गया है वो ये है कि वर्तमान समय में जो अभी 21वीं सदी है, हमारा जो भारत है आज इस मुकाम पर पहुंच चुका है। आज स्टेट एक्टर के रूप में इतना शक्तिशाली हो चुका है कि विश्व में कोई भी, चाहे वो युद्ध की घटनाएं हो या साझेदारी बनाने की, एकीकरण करने की या आपस में क्षेत्रीय गठजोड़ बनाने की जितनी भी कोशिश अगर उसमें हो रहे हैं तो उसमें भारत को बिना सम्मिलित किए हम विश्व का कोई भी देश अपने उपलब्धियों को नहीं पा सकता। ये बात कहना तो आसान है और वर्तमान संदर्भ में हम देख भी सकते हैं कि 2021 में जब G20 शिखर सम्मेलन अमेरिका में हो रहा था, वहां जो विदेश सचिव लोगों की जब बैठक हुई तो वहां अमेरिका ने खुले मंच से ये स्वीकार किया कि भारत आज पूरे विश्व का एक ऐसा महत्वपूर्ण साझेदार है कि जिसके बिना हम विश्व में कोई भी अपनी गतिविधि नहीं संचालित कर सकते। अभी 2023 में भी एक बैठक हुई जो वित्त मंत्रियों की थी, उसमें भी ये बात स्वीकार किया गया पश्चिमी देशों के द्वारा कि आज भारत जिन उपलब्धियों को पा सका है या जिस मुकाम पर है, हम भारत को इग्नोर करके विश्व की किसी भी राजनीति को सफल नहीं कर सकते। लेकिन जो एक मेरा चिंतन है
कि हमें थोड़ा सा इसके लिए बहुत ज्यादा उत्साहित या गौरवान्वित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अतीत की घटनाएं ऐसी कहती है कि भारत जब जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी आदर्शवादी सोच या किसी वैश्विक मंच पर बहुत ज्यादा दूसरों के लिए अगर भूमिका अदा करने के लिए आगे बढ़ा है, तो कहीं न कहीं भारत के राष्ट्रीय हितों को नुकसान हुआ है। हम उदाहरण के रूप में अगर देखें तो जब भारत 1947 में हमारा आजाद हुआ, यूएनओ के प्रति हम समर्पित थे, यूएनओ की नीतियों को हम मान रहे थे। कश्मीर की समस्या लेकर हम यूएनओ जाते हैं कि विश्व शांति के लिए यूएनओ आगे आएगा और हमारी रक्षा करेगा, लेकिन हम देखते हैं कि उसी समय कबायली आक्रमण के रूप में पाकिस्तान हमारे ऊपर आक्रमण करता है और उस यूएनओ या विश्व शांति या वैश्विक संगठन की आड़ में हमें नुकसान होता है और आज नासूर बनकर कश्मीर हमारे सीने पर बैठा हुआ है। दूसरी समस्या जब आई, जब हम हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा रहे थे, जब हम पंचशील सिद्धांतों की बात कर रहे थे, जब हम ये मान रहे थे कि एशिया के दो हम लोग भाई हैं जिनके बीच में मित्रता होती रहेगी, और उसकी आड़ में हमने देखा कि 62 में चाइना हमारे ऊपर आक्रमण कर देता है और जिसमें भारत की वैश्विक मंच पर बहुत बड़ी बेइज्जती होती है। आगे पाकिस्तान के साथ हमारा रवैया हमेशा बिग ब्रदर का रहा। हमारी जो नीतियां रही कि हम सहिष्णु हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, हमें कट्टर नहीं होना चाहिए, और पाकिस्तान को इस रूप में हम छूट देते रहे कि तुम छोटे भाइयों गलतियां करते रहो, हम माफ करते रहेंगे। लेकिन 65 और 71 के रूप में हमको दो युद्ध देखने को मिलता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब हम वैश्विक मंच पर पाकिस्तान के साथ आगरा समिट कर रहे थे, बस की यात्रा कर रहे थे, उसी समय कारगिल का युद्ध हमारे ऊपर थोप दिया जाता है। तो जब भी एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि जब श्रीलंका में जब श्रीलंकन सरकार ने हमको इसी रूप में उद्गार के रूप में कहा कि आप तो बहा सकते हैं, आप मेरी मदद करिए, और श्रीलंका के गृह युद्ध में भारत की सेना जाकर उलझ गई और जिसका परिणाम हुआ कि अंतिम परिणति के रूप में हमको एक प्रधानमंत्री को भी खोना पड़ा। तो हमें इन उदाहरणों से ये समझना होगा कि जो इस तरह के नारे आज वैश्विक मंच पे लग रहे हैं भारत को आगे करने का, क्योंकि वर्तमान में हम देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, और रशिया और यूक्रेन के युद्ध में ये युद्ध किस दिशा में जाएगा, अब कोई भी देश इसमें आगे आकर दोनों को समझौता कराने की स्थिति में नहीं है। हम देख रहे हैं कि आज इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध जो है वो इजराइल और हमास के युद्ध में बदल चुका है। पूरी जो अरब अगल बगल के जो अरब राष्ट्र हैं वो इजराइल के पीछे पड़े हुए हैं, और वो युद्ध भी कहां जाएगा वो कोई नहीं जानता। चाइना का आप अगर इधर दक्षिण एशिया में अगर उसके घुसपैठ को देखेंगे तो देखेंगे कि वो पीला सागर तो उसके आसपास के क्षेत्रों में लगातार वो अपना प्रसार बढ़ा रहा है और अपनी रणनीति आगे कर रहा है। भारत के खिलाफ अगर आप देखेंगे तो चाहे वो पर्ल ऑफ स्टिंग की नीति है जिसमें भारत के किनारे किनारे वो मोतियों को जोड़ रहा है कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो भारत के खिलाफ हो जाए और उनको वो अपने साथ मिला ले, या तिब्बत के मामले में जो उसका पाम एंड फिंगर की पॉलिसी है जिसमें वो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के देश है खासकर अरुणाचल के ऊपर अपना दावा करता है और वो कहता है कि वो भारत का अंग है। अगर भारत स्वयं अभी अपने आप में सामरिक रूप से उलझा हुआ है, अपनी आंतरिक नीतियों में उलझा हुआ है, आज हमारे यहाँ नक्सलवाद, अलगाववाद, इवन जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं उनकी जो गतिविधियां हैं लगातार राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप जानते हैं कि कई कई राज्यों में उनकी सरकार है जो विदेशी सहायता लेकर भारत की कहीं न कहीं अशांति, भारत में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम अलगाववाद, नक्सलवाद, गरीबी और तमाम ऐसे मुद्दों पर जूझ रहे हैं, ऐसे में अगर वैश्विक मंच पर ये हम कोशिश करें कि नहीं हम सबसे बड़े दादा हैं और मेरे बिना तो कोई गुंडाई हो ही नहीं सकती, हमें इस भ्रम से अपने आप को दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें भूलना नहीं होगा कि हम गांधी के देश के हैं, हमारी गांधी की नीतियां हैं। हम सब किसी भी तरह के युद्ध का समर्थन नहीं करते। हमारा जो संविधान है
हमारी जो परमाणु नीति है वह भी कहती है कि नो फर्स्ट यूज। हम कहीं भी जहां शांति का प्रयास होगा हम उसमें आगे बढ़ेंगे, लेकिन जहां भी सामरिक युद्ध की नीति होगी हम उसमें किसी भी देश का समर्थन नहीं करते हैं। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में आज 21वीं सदी में ये बात सही है कि भारत का कद लगातार बढ़ रहा है, एक बड़े अर्थव्यवस्था के रूप में आगे हम बढ़ रहे हैं। कल जिस तरह की बात हो रही थी, डेढ़ सर कुछ मुद्दों पे चर्चा कर रहे थे, उसमें जो मैं अपनी बातें कहना चाह रहा था कि राष्ट्रीय हित इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों का ध्यान दे, जो कि आज हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व है इस बात को ध्यान दे रहा है। वो इस बात को डिफाइन कर रहा है कि जब यूक्रेन और रशिया में युद्ध हो रहा है तो वो चुपचाप उसको पता है कि हमको रशिया से अभी गैस लेना है, रशिया से पेट्रोल लेना है, वो उस पर अति उत्साह में किसी की आलोचना करने नहीं जा रहा है। इजराइल के रूप में एक मजबूत राष्ट्र, ऐसा साझेदार मिला है भारत को जो उसके तमाम जो युद्ध से संबंधित जो सामग्री है उनको पूर्ति करने में मदद कर रहा है। तो आज अगर युद्ध हो रहा है तो पुरानी नीतियों की तरह आज हमारा भारत का नेतृत्व इस बात को जाकर सिर्फ आलोचना नहीं कर रहा है कि हम तो धर्मनिरपेक्ष है, हम तो विश्व शांति के समर्थक हैं। तो मुद्दा इस बात का है कि हम अपनी नीतियों को किस तरह से संचालित करें, और यह दायित्व देश के प्रत्येक नागरिक का है, क्योंकि जब हम वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका अदा करते हैं, जब हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व वैश्विक मंच पर अपनी बात रखता है तो वो कहीं न कहीं हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दिखाता है। और हमारा राष्ट्रीय चरित्र यह होना चाहिए कि हमारे आपस में चाहे जितने मतभेद हो, हम भाषाई आधार पर, हम अन्य विभेदों के आधार पर हमारे आपसी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब वैश्विक मंच पर हमारा नेता, हमारा नेतृत्व अगर कोई बात रखे तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए। तो न केवल आज हमें ये कहना चाहिए कि भारत एक अनिवार्य सामरिक एजेंट के रूप में या सामरिक एक्टर के रूप में अनिवार्य हुआ है, बल्कि हमको ये कहना चाहिए कि विश्व में अगर कहीं भी शांति स्थापित करना है, विश्व में कहीं भी विकास की बात करनी है, विश्व में अगर कहीं भी विश्व बंधुत्व की बात करनी है, तो कहीं न कहीं भारत के उन पुरातन नीतियों को जो हमारी प्राचीन काल से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्येत्। तो हम सनातन काल से ही हम विश्व शांति के समर्थक हैं, हम पूरे विश्व का कल्याण करते हैं, हम पूजा भी करते हैं, हम अर्चना करते हैं, उसमें भी विश्व के कल्याण की बात करते हैं। तो वैश्विक मंच आज अगर शांति की बात करेगा, अगर वो कहीं भी समाधान की बात करेगा, तो वो भारत के बिना वो संभव नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा, आपका विषय बहुत ही बृहद है, विस्तृत है, इस पर बहुत ही चर्चा किया जा सकता है समय की कमी के कारण, और आपने समय को बहुत ध्यान रखा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे आगे के वक्ता जो हैं डॉक्टर रामकिंकर पांडे सर की से उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारत नाम भारती तत्र संतति। हम उस भारती के संतान हैं। मैं माँ भारती को और माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए संभाग के सबसे बड़े महाविद्यालय राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर में 21वीं सदी के वैश्विक परिदृश्य में उभरता भारत विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी के दूसरे दिन भोजन के पहले के सत्र में आखिरी वक्ता के रूप में मैं बोलने जा रहा हूं। भोजन के पहले का सत्र और भोजन के बाद का सत्र श्रोताओं के लिए कैसा होता है ये सब हम अच्छी तरह से जानते हैं। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, आपको बहुत ज्यादा नहीं झेलना पड़ेगा
और बहुत जल्दी हम लोग भोजन की ओर अग्रसर हो जाएंगे। कुछ सूत्र रूप में 2-4 बातें कहूँगा, कोई लंबा चौड़ा व्याख्यान या भाषण देने में नहीं आया हूँ, क्योंकि इसके बाद आदरणीय श्रीवास्तव सर को अध्यक्षीय भाषण भी देना है। तो आज के इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हम सबके वरिष्ठ प्रोफेसर श्रीवास्तव जी, विद्वान प्राध्यापक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से आए हुए, जिन्होंने अभी एक सारगर्भित और अच्छा व्याख्यान दिया कृषि के क्षेत्र में, आदरणीय वीके सिंह साहब, हमारे अभिन्न मित्र अखिलेश जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे ब्रजेश जी, यहाँ सामने बैठे हुए इस महाविद्यालय के विद्वान प्राध्यापक साथी, हमारे कुछ अभिन्न मित्र भाई पुनीत जी और हमारे बचपन के मित्र डॉक्टर उमेश पांडे जी भी हैं, संगोष्ठी के संयोजक, आयोजक, कर्ता धर्ता जो सेतु का काम कर रहे हैं, जिन्होंने हम लोगों पे जोड़ा है यहाँ ला करके, ऐसे इस संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर पीयूष पांडे जी। मित्रों, हमको इस सत्र में पीयूष भाई ने विषय दिया है कोरोना काल में संकट मोचक भारत। कोरोना काल में संकट मोचक भारत। आज 2024 के इस मार्च के महीने में खड़े होकर जब हम 2020 के मार्च को याद करते हैं तो हम एक अलग सी सिहरन से भर जाते हैं, क्योंकि वो 2019 के वर्ष का आखिरी महीना था जब चीन के वुहान शहर से निकला हुआ एक वायरस पूरी दुनिया पर धीरे धीरे छा जाता है और मानवता के सामने एक संकट के रूप में आता है, पूरी मानवता को अपनी चपेट में लेता है। हमारी जितनी भी बौद्धिक प्रगति होती है, वैज्ञानिक प्रगति होती है, सबको ठेंगा दिखाता हुआ सारी प्रगति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है और हमको घर के भीतर नजरबंद कर देता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना है, मिलते जुलते रहना चाहिए, मिलने जुलने से सबसे प्रेम बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी, सब कुछ होगा। लेकिन कोरोना ने आकर कहा कि नहीं, मिलिएगा जुलिएगा तो मरिएगा, इसलिए घर के भीतर रहिए। एक नई दुनिया में वो ले गया, एक नए यथार्थ से उसने हमारा परिचय कराया। और सबसे बड़ी आबादी भारत की मैं मानता हूं, चाइना का क्या है किसी को कुछ पता नहीं है, क्योंकि वहां न मीडिया जाती है न कोई जाता है, क्या स्थिति है भीतर की किसी को कुछ नहीं पता है। इतनी बड़ी आबादी के सामने संकट था और लोगों को सरकार पर भरोसा था और सरकार को कदम उठाना था। हम जब विश्व के मानवता के इतिहास में नजर डालते हैं तो समय समय पर ऐसी महामारियां आती रही हैं और उन महामारियों ने मनुष्यता को संकट में डाला है। हम उस समय कैसे निपटे हैं और आज कैसे निपटे हैं, इसके जब तुलनात्मक अध्ययन होंगे और उनके निष्कर्ष आएंगे तब ये बात पता चलेगी कि जो संकट मोचक भारत है वो कैसे दुनिया के लिए संकट मोचक बना। एक मेडिकल हिस्टोरियन है अमित कपूर, उनकी पुस्तक है राइडिंग द टाइगर। आप सभी विद्वान लोग हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा निश्चित रूप से। राइडिंग द टाइगर में उन्होंने 1918 में जो